गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर का शुरुआत एनसीईआरटी ऐसे करता है। इस चैप्टर का शुरुआत एनसीईआरटी इस प्रकार से करता है कि एक लड़का है जिसका नाम है हेलमुट। क्या नाम रहता है? हेलमुट। हेलमुट अपने मम्मी पापा को डिस्कशन करते हुए सुनता है कि आपस में वो डिस्कस करते हैं और वो बच्चा सुनता है कि क्या पापा बात कर रहे हैं मम्मी से कि क्या मैं अकेले मर जाऊं या पूरे फैमिली को लेकर के मरूं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर उद्देश्य यह आती है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को टेक केयर करने के लिए जीते हैं, अपने फैमिली के लिए जीते हैं, लेकिन यहाँ पर हेलमुट अपने माँ बाप को क्या सुनते हुए पा रहा है कि क्या मैं अकेले मर जाऊं या सबको लेकर के मरूं। मतलब उसके पिताजी अपने माँ से डिस्कस कर रहे थे, उसके पिताजी अपनी पत्नी से यह डिस्कस कर रहे थे कि क्या मैं अकेले मरूं या पूरे फैमिली को लेकर के मरूं। तो अगले दिन क्या होता है कि हेलमुट के पिताजी, पहले तो बात समझ लीजिए, हेलमुट के पिताजी एक डॉक्टर रहते हैं, फिजिशियन रहते हैं, जो कि हिटलर के कंपनी में या फिर हिटलर के पार्टी में काम करते थे, जिसका नाम है नाजी पार्टी। बात समझ रहे हैं आप लोगों को? तो नाजी पार्टी जो थी हिटलर के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप था जिसमें एक फिजिशियन का काम करते थे। कौन? हिटलर, हेलमुट के पिताजी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो अगले दिन क्या होता है कि जो हिटलर के जो प्रोमिनेंट फिजिशियन हेलमुट के पिताजी थे, वो क्या होता है कि अपने बेटे को लेकर के, हेलमुट को लेकर के घूमने जाते हैं और घूमने के बाद अपने गोल्डन टाइम बिताते हैं और ये गोल्डन टाइम के बाद उसके पिताजी अपने आप को गोली मार लेते हैं। लेकिन समस्या ये नहीं थी कि गोली मार ली है, समस्या ये थी कि मरने के बाद हेलमुट के पिताजी का जो कपड़ा था उसको छुपाया गया, उसको उसके घर में ही जला दिया गया कि पता ना चले कि उसके पिताजी नाजी के सपोर्टर थे। इसका मतलब ये था कि लोग नहीं चाहते थे कि ये प्रोपेगेंडा, जो नाजी प्रोपेगेंडा जो फॉलो हो रहा था, जिसको कि हेलमुट के पिताजी फॉलो कर रहे थे, वो बाहर निकले। मतलब कि ये सारी घटना कब से शुरू हुई? तो आइए हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सीखें। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ 1914 से जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब जर्मनी हार गया, यहां से समझिए, यहीं से सारा समस्या है, सारा कांड यहीं से समझ में आएगा। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी पर वॉर पेनाल्टी लगाया जाता है, वॉर पेनाल्टी, वॉर गिल्ट्स लगाया जाता है। जर्मनी का बड़ा बड़ा क्षेत्रों को, जैसे रूर एक जगह है जहां से कोयला, जो कि कोयला का भंडार है, उस कोयला के भंडार को छीन लिया जाता है। यहाँ पे देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार जाता है तो उस पर बहुत ज्यादा 6 बिलियन का कर्ज लगाया जाता है। 26% उसका फ्रांस का 26% उसका कोल का भंडार छीन लेता है, 77% आयरन का भंडार छीन लेता है, 13% उसका टेरिटोरी छीन लिया जाता है। जर्मनी का जो जगह है इंपॉर्टेंट जगह, वो सब छीन लिया जाता है। और ये सारे कंट्री मिलकर के जर्मनी पर वॉर पेनाल्टी भी लगाते हैं कि तू लड़ा है हमसे ना, और तेरे वजह से हमको नुकसान हुआ है, ये सारा नुकसान कौन भरपाई करेगा? तुम करेगा, मतलब जर्मनी करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब इसी ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्या कहते हैं? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। क्वेश्चन आता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या है? ऐसा ट्रीटी जिसमें समझौता होता है जर्मनी के साथ, अदर कंट्री के साथ, जर्मनी और अदर कंट्री के साथ, कि ठीक है भैया हम हार गए, अब हार गए तो मेरे को क्या करो, मेरा सामान लौटाओ, मैं जितना तुमको हराने में लगाया। जैसे लड़का ए और लड़का बी लड़ रहा है, ए और बी लड़ रहा है, बी जो है हार गया, बी क्या कर गया? हार गया, और ए जीत गया। तो इसको हराने में ए का 500 रुपया खर्च हो गया, इसका कपड़ा भी फट गया। तो अब बी जो है इसको 500 रुपया देगा और इसका कपड़ा भी खरीदेगा। एक तो हारा भी है और ऊपर से उसका खर्च भी देगा कि तुमको हराने में मेरे को इतना खर्च हुआ। बात समझ में आ रहा है? तो यही सारा खर्च को वॉर गिल्ट्स के नाम से जानते हैं, वॉर पेनाल्टी के नाम से जानते हैं। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल हुआ, इसमें जो नेता लोग, जो लीडर्स ने साइन किया है कि हाँ हम मानते हैं कि हम हार गए, उनको नवंबर क्रिमिनल बोला गया। नवंबर क्रिमिनल, ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रीटी नवंबर में साइन हुई थी, नवंबर क्रिमिनल बोला गया।
अगर क्वेश्चन आ गया कि हु आर नवंबर क्रिमिनल्स, तो याद रखिएगा नवंबर क्रिमिनल्स आर द नोन एज द लीडर्स हु मेक द साइन ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्साई। बात समझ में आ रहा है? देखो, अब कोई भी कंट्री तभी हारता है, कोई भी कंट्री तभी हारता है जब उसके पास लेने देने के लिए और लड़ने का क्षमता नहीं रह जाता है, कमजोर हो जाता है, तभी ना हारेंगे जी। मान लो हमारे आप में युद्ध हो रहा है और आप तब तक लड़ोगे जब तक आप में पोटेंशियल रहेगा। आप हार भी गए और ऊपर से आपको हम परेशान भी करें कि नहीं तुमको हराने में मेरे को इतना खर्च हो गया और तुम मेरे को इतना पैसा दो, अब तो मजबूर है, तुम देगा ही, लेकिन तब तक देगा जब तक कि दे पाएगा, उसके बाद सरेंडर कर देगा, भैया हमरा से नहीं हो पा रहा, नहीं दे पाएंगे। यही स्थिति हुआ जर्मनी के साथ। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जर्मनी हार गया, जर्मनी के ऊपर वार पेनाल्टी लगाया गया, जर्मनी पैसा भरते रहा, समझ में रहा है? जर्मनी पैसा भरते रहा और इसके बाद उसका सारा अच्छा जगह छीन लिया गया। जैसे कि उसका 10% तो जनसंख्या छीन लिया गया। 10% जनसंख्या छीनने का मतलब क्या? उसके इंटेलेक्चुअल्स लोगों को ले लिया गया, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, लॉयर्स, सब छीन लिए गए। अब मैंने हम बता रहे आपको कि क्या क्लास का गधवा बच्चा को ले जाएगा, क्लास के तेज बच्चा को ले जाएगा ना जी, है ना? ये क्लास का बैक बेंचर्स को भी ले जाएगा जो पीछे से ढेला मारता है लड़कियों पे, ऐसा तो नहीं ले जाएगा, उनको तो नहीं ले जाएगा, है ना? तो सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि 10% पॉपुलेशन को छीन लिया, कोयला का भंडार छीन लिया, लोहा का भंडार छीन लिया। अब बचा क्या जर्मनी में? भूसा, कुछ नहीं। अब जब तक संभला उसके बाद जर्मनी जो है ना परेशान हो गया, बर्बाद हो गया, जर्मनी के पास कुछ नहीं रह गया। इसी बीच में जर्मनी जो है वो कहता है, जर्मनी जो है पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करता है। पेपर करेंसी सबके दिमाग में आता होगा कि क्यों ना हम लोग पेपर करें। हमारे देश में सब बच्चों को ये बात क्वेश्चन समझ में आता होगा कि जब नोट सरकारें छापता है, जब नोट सरकारें छापता है तो काहे नहीं खूब छाप देता है, सबके पास पैसा हो जाता, भर भर के पैसा होता है ना, और खूब नोट होता। तो ऐसा इसलिए नहीं छापता है क्योंकि हम उतना ही पैसा छापते हैं जितना कि हमारे पास संसाधन हो। जैसे मान लीजिए हमारे देश में 10 किलो चावल है और 1 केजी चावल मिल रहा है 10 रुपए का, तो कितना पैसा होना चाहिए? कितना पैसा होना चाहिए? 100 किलो, 100 रुपए होना चाहिए। मान लीजिए चावल का कीमत 10 रुपए पर केजी है, 1 केजी का कीमत है 10 रुपए, और पैसा कितना होना चाहिए? 100 रुपए। पैसा भी खत्म, चावल भी खत्म। मान लीजिए चावल है 10 ही केजी है और आप पैसा छाप दिए 1000, तब तो पैसा ज्यादा हो जाएगा और चावल कम हो जाएगा। तो अब चावल का कीमत क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, 100 रुपए पर केजी करना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो इसी आधार पर पैसा की छपाई भी होती है। लेकिन इस माइनर सी बात को जर्मनी के इकोनॉमिक लोग नहीं समझे और पैसा को खूब छाप दिए। भाई साहब इतना पैसा छाप दिया गया, इतना पैसा छाप दिया गया कि $1 का वैल्यू $1 जो है $1 जो है 24 रुपए का, 24,000 $1 जो है 24,000 का। ये कब का वैल्यू दे रहा है? अप्रैल में 24,000, फिर 353,000 यह है जुलाई का, और 4621,000 यह है अगस्त का। और फिर अंत में अगर आप जाते हैं तो देखने को यह मिलता है कि 9886,000 यह है दिसंबर का। इसका मतलब यह है बच्चों कि $1 का वैल्यू आपका देखिए घटते जा रहा है। $1 का वैल्यू पहले क्या था? 24,000, फिर उसके बाद क्या ही दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,53,000। इसी तरह से $1 का वैल्यू इतना हो गया, जिससे यह समझ में आ रहा है, यह बुक में लिखा है कि लोग एक ब्रेड भी लेने जाते थे ना, तो बैलगाड़ी पर लाद के ले जाते थे। भिखारी भी वहां पर अपने पैकेट में नोट की गड्डियां लेके चलता था, और वहां पे 1 रुपए और 10 रुपए देने से नहीं एक कम चलता था। मतलब समझिए कि पैसे का वैल्यू वहां पे नहीं रह गया। तो ऐसे स्थिति को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। याद रखिएगा, हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। जब पैसे की वैल्यू खत्म हो जाए, ना के बराबर हो जाए, पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, उस स्थिति को कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। अब आ जाइए
ऐसी स्थिति थी, जर्मनी की ऐसी स्थिति थी, भुखमरी, गरीबी, वहां पे ऐसा स्थिति आ गया था कि जो बेरोजगार लोग थे, जो युवक थे, या तो वो बैठ करके जुआ ताश खेलते रहते थे, या तो अपने गले में पट्टा लगा के चलते थे, स्लेट लिख करके, मैं काम करने के लिए तैयार हूं, बदले में मुझे कोई भी काम करा लीजिए, बदले में मुझे पैसा दीजिए। बात समझ में आ रहा है? जो मजदूर लोग काम कर रहे थे, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ कोई मजदूर काम कर रहा है, उसको महीने का 5,000 रुपए दे रहे हैं, है ना, और पैसे का वैल्यू खत्म हो गया, कम हो गया, और हम उसको 5,000 दे रहे हैं, और शुरुआत में आपको बताया ना कि 5,000 का कि पैसे का वैल्यू कम से कम हो रहा है, पैसे का वैल्यू कम हो रहा है, और इस 5,000 का वैल्यू हम उसको 5,000 दे रहे हैं, तब तो मेरे यहाँ काम करने से उसको क्या फायदा हो रहा है? कुछ नहीं। जैसे हम क्या बताएं कि यहाँ पर 24,000 हो गया था, शुरुआत में ही 24,000 हो गया था, और हम मजदूर को कितना दे रहे थे? 5,000। फिर अगला पैसा ही घटते गया, मतलब कि पैसा का वैल्यू जैसे जैसे घट रहा है वो पैसा बड़ा होते जाएगा। मतलब 24,000 है लिखा है और 24 लाख हो गया, तो डिजिट भले बड़ा हो गया, लेकिन पैसे का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। पहले 1 रुपया में पूरा मिठाई खा लेते थे लोग और पैसा भी बच जाता था, आज 1 रुपया में आपको लचदाना भी नहीं मिलेगा, है ना। तो पैसे का वैल्यू घट गया कि बढ़ गया? घट गया। भले, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, पैसा ज्यादा देना पड़ेगा तो पैसे का वैल्यू घट गया। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सामान मिल जाएगा तो पैसे का वैल्यू बढ़ेगा, और कम से ज्यादा पैसा में कम से कम सामान मिलेगा तो पैसे का वैल्यू घटेगा। अब देखिए, नवंबर क्रिमिनल्स हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जर्मनी का जो हिटलर था, एक रेशियल डिवीजन किया। रेशियल, हम आपको पूरा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन नहीं बता रहे हैं, मतलब कहीं कहीं से आपको मेन सारा टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। कंटिन्यू रहने से आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही कंसंट्रेशन से सुनने पर आपका सारा टॉपिक क्लियर होगा। कोशिश करें कि हेडफोन डाल के सुने तो और ज्यादा क्लियर होगा। तो हिटलर ने एक जियोलॉजिकल वार किया, जिसमें इंसानों को रेस के आधार पर डिवाइड किया, उसके दिखने के आधार पर डिवीजन किया गया। मतलब कि तुम अगर नॉर्डिक आर्यन हो, तुम अगर क्या हो? नॉर्डिक आर्यन मतलब तुम्हारा वो कहता है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कहता है कि जो व्यक्ति का ब्लू आई है और ब्राउन हेयर है, वह क्या है? आर्यन है। बात समझ में आ रहा है? हिटलर के अनुसार पूरे धरती पर ये आर्यन जो थे वो बेस्ट क्वालिटी के थे, आर्यन जो थे वो क्या थे? सबसे बेस्ट थे। किसके अनुसार? हिटलर के अनुसार। और कुछ साइंटिस्ट थे, कुछ साइंटिस्ट के बातों को इसने मैनिपुलेट कर दिया। जैसे कुछ साइंटिस्ट ने बोला है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, सर्वोत्तम की उत्तर जीविता है। सर्वोत्तम की क्या है? उत्तर जीविता है। मतलब ये कहता है कि जो सबसे, साइंटिस्ट कहते हैं जो सबसे अच्छा नस्ल है वो जिंदा बच जाता है। जैसे डायनासोरस मर गया, चूहा बच गया। इंसान के जन्म में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं जन्म लेने के पहले, और उन मिलियंस ऑफ स्पर्म में से आप और हम हैं, क्योंकि उन सभी स्पर्म्स में से हम और आप क्या थे? बेस्ट थे। बात समझ में आ रहा है? तो हिटलर इन बातों को मैनिपुलेट, साइंटिस्ट कहता है कि जो सबसे अच्छा है वो बच जाता है, जो नस्ल सबसे अच्छा है वो क्या हो जाता है? बच जाता है। और यह सेलेक्ट कौन करता है? साइंटिस्ट कहता है कि नेचुरल सिलेक्शन है। ऐसा नहीं कि हम और आप सिलेक्शन कर दिए, लेकिन हिटलर कहता है कि हम बताएंगे कि सबसे अच्छा नस्ल कौन है। हिटलर कहता है कि हम बताएंगे सबसे अच्छा नस्ल कौन है, और इसके हिसाब से कौन नस्ल बन जाता है? इसके हिसाब से, हिटलर के हिसाब से नॉर्डिक आर्यन जो है वो सबसे अच्छा नस्ल है, और सबसे खराब नस्ल है ज्यूस। सबसे खराब नस्ल कौन माना गया? ज्यूस। और सबसे बढ़िया नस्ल नॉर्डिक आर्यन। अब ज्यूस जो आर्यन है उनका ब्लू आईज होता था, ब्राउन हेयर होता था, इसी आधार पर सिलेक्शन होता था। अब बकायदा इसमें रेस टेस्टर लगा दिए थे, रेशियल टेस्टर, जो क्या करते थे? बकायदा वो रेस को टेस्ट करते थे, जो लोगों को टेस्ट करते थे कि हाँ उनका असली में ब्राउन हेयर है कि नहीं है, ब्लू आईज है कि नहीं। ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी, है ना। हनी सिंह का फैन रहा होगा हिटलर, एच से हनी सिंह, एच से
हिटलर। तो ब्लू आईज और ब्राउन हेयर को बड़ा फेवर करता था। अब देखिए मजे की बात यह है कि वहां पर देखिए हिटलर कहता है, हिटलर कहता है कि हमारे देश की सबसे महान, हमारे देश में जो माँ है, सुनिए, हिटलर कहता है कि हमारे देश की जो माँ है वो देश के योगदान में बहुत ही मदद करती हैं, देश के डेवलपमेंट में क्या करती हैं, बहुत ही मदद करती हैं। बात नहीं करो, इधर सुनो। हिटलर कहता है कि जो माँ है हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत ही मदद करती है। कैसे? क्योंकि वह नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म देती है। और मजे की बात तो यह है कि एक मदर जो है, अगर वो 4 नॉर्डिक आर्यन NA से मतलब नॉर्डिक आर्यन, 4 बेबी मतलब 4 नॉर्डिक आर्यन को जन्म देती हैं तो उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिलता है ना, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अगर वो 6 बच्चे को 6 नॉर्डिक आर्यन को जन्म देती हैं तो उन्हें सिल्वर मेडल मिलता है। और अगर वो 8 नॉर्डिक आर्यन को जन्म देती हैं तो हाँ सब सही सोच रहे हैं, हमको गोल्ड मेडल मिलता है। तो बताइए हमारे देश अगर ऐसा हमारे क्षेत्रों में होता तो कितने लोग डायमंड मेडल लेके घूमे रहते हैं, है कि नहीं है? तो डायमंड मेडल मिल जाता हम लोगों के क्षेत्रों में। लेकिन समस्याएं इतना ही नहीं, सारे के सारे बच्चे आपके क्या होना चाहिए, नॉर्डिक आर्यन। अगर एक भी बच्चा अगर नॉन नॉर्डिक आर्यन पकड़ा गया, अगर एक भी बच्चा आपका नॉन नॉर्डिक आर्यन हुआ तो ये माना जाएगा कि आप कैरेक्टरलेस हो, आपका जो संबंध है ज्यूस या जिप्सीज या अदर नॉन नॉर्डिक आर्यन के साथ रहा है, और आपके उस माँ के बालों को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और मुंह पर काली पोत दिया जाएगा, और उसके गले में एक स्लेट लगा दिया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि मैंने इस देश के गरिमा को धूमिल किया है क्योंकि मैंने एक नॉन नॉर्डिक आर्यन बच्चे को जन्म दिया है। बात समझ में आ रहा है? और उनकी बड़ी बेइज्जती करी जाएगी, समझ में आ रहा है? अब देखिए जो लोग नॉर्डिक आर्यन बच्चों को जन्म दे रहे हैं, जो नॉर्डिक आर्यन बच्चे को जन्म दे रहे हैं, उनके साथ एक बेहतर व्यवहार किया जाएगा। उनको अलग अलग जगहों पर छूट दी जाएगी, जैसे ग्रोसरीज लेने में छूट दी जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन में छूट दी जाएगी, उन्हें सिनेमा देखने में छूट दी जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, आइए फिर एक बार हम आपको वहीं पर ले चलते हैं जहां से शुरू करते हैं। हम एक केवल रिकॉल कर दिए पूरे चैप्टर को, हल्का हल्का कर रहे हैं। अब देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जिसमें, आराम से समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ जिसमें जर्मनी हार गई। इतना समझ में आया? छोड़िए इतना भौकालबाजी हुआ, भूल जाइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार गया। जर्मनी के हारने के बाद जर्मनी पर वॉर पेनाल्टी लगाया गया। समझ में आया? वॉर पेनाल्टी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जर्मनी नहीं दे पाया, जिसके वजह से वह प्रिंटिंग मशीन के जरिए वो बहुत ज्यादा पेपर करेंसी को इंट्रोड्यूस करता है, पेपर छाप देता है। समझ में आया? अब देखिए, इसी समय ऐसा स्थिति था कि वो पैसा नहीं दे पा रहा था। नवंबर क्रिमिनल्स जो साइन किए थे एलाइज पावर को, नहीं पैसा दे पा रहे थे, तो वो सरेंडर कर दिए, भैया हम अब नहीं दे पाएंगे, जो करना है कर लो। बात समझ में आ रहा है? अब क्या होता है कि हिटलर उसी समय शुरू हुआ, उसी समय जन्म लिया। जन्म लेने का मतलब क्या हुआ? जन्म तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही ले चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो लड़ा था हिटलर, लेकिन हिटलर की आइडिया गरीबी और बेरोजगारी के समय निकली, और हिटलर सामने आया और सबको मोटिवेट करता है कि हम तुमको भोजन देंगे, हम तुमको क्या देंगे, भोजन देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे, और हम तुमको जो इज्जत तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में खो दिया है देश, तो उसको हम वापस दिलाएंगे। ये नवंबर क्रिमिनल्स जो साइन करके आए हैं ना, और जो दूसरे कंट्री हमारे देशों पर अत्याचार मचाए हैं, वो सारे हम क्या कर देंगे, वापस दिलाएंगे। भाई साहब यही तो चाहिए। नंगे को क्या चाहिए, कपड़ा। भूखे को क्या चाहिए, भोजन। गरीब को क्या चाहिए, 2 छत आना। ये सारा डिमांड पूरा कौन करने का वादा कर रहा था, हिटलर। हिटलर एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था, उसके बातों में जादू था। समझ रहे ना? कैसे पापा बोलते हैं, बेटी
या बेटा जाओ एकदम पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना मन लगा के, लेकिन बीच में आपका साथ कोई मोटिवेटर मिल जाता है और आपको लेके चल जाता है घुमाने के लिए, है ना। अब फिर पापा पता चलता है तो आके घरे कूटते हैं, पापा को ही पता ही नहीं रहता है कि मोटिवेशनल स्पीकर इसका कोई और है। हाँ मैं वही बोल रहा, तू समझ रहा है जो, इसलिए टाइम पे क्लास आया करो। तो हिटलर बहुत बड़ा मोटिवेटर था, उसके ही वाज अ पावरफुल स्पीकर, उसके बातों में जादू था। हाँ जैसे उसका जादू है तो उसके बातों में जादू है। तो ये बात बोले तो किसको किसको अपना और कुछ समझ में आ रहा है? अरे वाह भाई, इतने लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं। शर्मो 9th क्लास में हो, पढ़ लो। पढ़ लो ये सर 10th है। हाँ 10th है, यही हाल रहा तो फिर तो 9th पढ़ना पड़ेगा। तो हाँ तो सुनो, तो हिटलर बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर था, वो लोगों को मोटिवेट करता था एंड ही मोटिवेट द पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ कंट्री। वो कहता था हम आपको रोजगार देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको आपका जो बेइज्जती हुई है उसको हम कंपेंसेट करेंगे, दूसरे देश जो हम पर कब्जा कर रखे हैं, जो हमको उंगली पर इशारा करना चाह रहे हैं, उनको हम यूं हटा देंगे, फॉरेन इन्फ्लुएंस को हम कम करेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए हिटलर का एक बहुत बढ़िया सिंबल था जो हमारे घरों में होता है, ये स्वास्तिक किसका था? हिटलर का सिंबल था। भाई ये इतना कांडी आदमी था, स्वास्तिक का सिंबल लगाता है और मारता है लाखों लोगों को, मतलब लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ही मार दिया। बात समझ रहे हैं ना। बुक में आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि लाखों लोगों को मारा है, माने करोड़ लोगों से कम 10-20 लाख कम लोगों को मारा है, एनसीईआरटी में लिखता है। अब सोचिए और नॉन ऑफिशियली कितने लोग होगा, अभी हम बुक में बताएंगे। यह उसका सिंबल था। और नाजी सैल्यूट माने नाजी सैल्यूट कोई तरीका होगा सैल्यूट करने का, वो नाजी सैल्यूट और स्पेशल क्लैप, नाजी क्लैप। तो इस तरह से लोगों को मोटिवेट करता था। समझ में आ रहा है? आइए, एक हिटलर का एक इकोनॉमिक्स था, हिटलर का एक अर्थशास्त्री था जिसको हम लोग इकोनॉमिस्ट कहते हैं, जिसका नाम था हेज़लमार्क सैचेट। नाम थोड़ा टेढ़ा है तो मौसा का नाम याद कर लो, उन्हीं का नाम है हेज़लमार्क सैचेट। तो हेज़लमार्क सैचेट बोला, अच्छा इसका एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर भी था, 2-3 को नाम याद करना पड़ेगा, गोबेल्स और सैचेट। गोबेल्सवा जो था प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, पीएम नहीं रहे, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर। और ये क्या था? इकोनॉमिक्स मतलब फिनांस मिनिस्टर को लिख सकते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो भी हिटलर करता था, जो भी मतलब कि जो भी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को करता था, वो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स के माध्यम से पूछ के करता था। समझ में आ रहा है? या इसको गोबेल्स उसको बताता होगा। जो सैचेट है फिनांस मिनिस्टर उसको मदद किया हिटलर को खराब स्थिति में जो हिटलर का कंडीशन था उससे बाहर निकलने में। जैसे इसने एक पीपुल्स कार इंट्रोड्यूस किया गया, पीपुल्स कार, जिसको बोला गया वोल्क्सवैगन। ऐसे इसको फॉक्सवैगन कहते हैं, लेकिन हम लोग देहाती स्टाइल में इसको भी से लिखा है तो वॉक्सवैगन कहते हैं, लेकिन इसका ऐसे प्रोनाउंसिएशन फॉक्सवैगन होता है। ठीक है। देखिए अभी कहा है कि भाई कार तो बना देंगे, लेकिन ये चलेगा कहाँ? रोड पे ना। पहले रोड बनाइए, हाईवे बनाइए। तो हाईवे बनाने के चक्कर में हाईवे के अगल बगल के लोगों को रोजगार मिला। और जब लोगों को रोजगार मिला तो लोगों का दिमाग बढ़ने लगा। देख भाई, कहता है ना कि जब इंसान के पेट में भोजन होता है तो इंसान को प्यार होता है, अपने अधिकार से प्यार होता है, अपने कर्तव्यों से प्यार होता है, उसको अपने लक्ष्य समझ में आने लगता है। भाई जब पेटे नहीं भरा रहेगा तो उसको लक्ष्य तो ये दिखाई देगा कि आज खाना खाना है। जब पेटे नहीं भरा रहेगा तो क्या लगेगा कि हमको क्या करना है? खाना खाना है। और जब उसका पेट भर जाएगा तो क्या सोचेगा कि हमको हम हमारे साथ जो हमारा अपमान किया है उसका क्या करना है? बदला निकालना है। बात समझ में आना। तो अब आइए हिटलर की कांडों को देखें। लोगों के पास रोजगार हो गया,
कार हो गया, इंडस्ट्री चल पड़ा, है ना, हमला कर दिया पोलैंड पर। कौन? हिटलर। अब पोलैंड पर हमला किया, पोलैंड को जीत लिया, पोलैंड को जीत लिया, समझ में आ रहा है ना, पोलैंड को जीत लिया। अब आगे समझिए, अब थोड़ा थोड़ा जहां जहां छूट गया रिकॉल करके आपको बता रहे हैं। अच्छा देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था ना, इसलिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका इंटर किया था। अंत में जैसे कैसे जियो अंत में आया, सब लोग 2G 3G चला रहे थे, सब लोग क्या चला रहे थे? 2G 3G चला रहे थे, और जियो इस समय पढ़ भी नहीं किया ना, 2G में पढ़ा ना 3G में पढ़ा, उसी का 4G लेके कूद गया। अभी सारे कंपनियां क्या कर रहे हैं कि 3G स्टार्ट कर रहे हैं, 2G से 3G में आ रहे हैं, सारा लाखों करोड़ों अरबों रुपया 3G में लगाए हैं। अब अमेरिका ये जियो क्या किया, 3G के चक्कर में नहीं पड़ा, सीधा 4G में आके 4G लेके कूद गया। अब वो चूंकि सारी कंपनियां अपना पैसा 3G में लगा चुकी थी, तो पैसा नहीं तक 4G में लगाए, आया तो फ्री में बांटना शुरू कर दिया, है ना। तो उसी तरह से जियो जो है ना, अमेरिका से सीखा है। हाँ, तो अमेरिका क्या किया कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शुरुआत से था ही नहीं, जब देखा कि सब लड़ के थक गया है तो अपने कूद आया, और जर्मनी हार गया। बात समझ में आया ना, जब जर्मनी हार गया। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी किसकी वजह से हारा? अगर एक लाइन में अगर समझाया तो अमेरिका की वजह से हार गया, ठीक है। अब जब जर्मनी हार गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो अमेरिका कहता है ना, जब पेपर करेंसी नहीं छप रहा था, बहुत ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल छप गए, सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल छप गए बहुत ज्यादा, तो अमेरिका खुद ही कूद क्या करे, हेल्प करे। अरे छोटा, तू तो तेरे वजह से हारे थे, तू ही मदद करने आया है, हाँ कर देंगे, बोलो ना। तो देखो, अमेरिका कहता है ना कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो जर्मनी को कहता है कि ठीक है, छोड़ो सब बात, हार गया, मेरी वजह से हारा चाहे नहीं हारा, अभी तुम्हारे कंडीशन खराब है, हाँ, कोई मदद कर रहा है नहीं, हम करेंगे, चाहिए तो हाँ चाहिए, अब क्या करें, डूबते को तिनका का सहारा। तो डाउन प्लान थ्योरी, ठीक है ना, डाउन प्लान थ्योरी एक अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया, डाउन प्लान थ्योरी, जिसके अंतर्गत किसको मदद किया जाएगा? जर्मनी को। और इसमें क्या किया जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म लोन किसको दिया जाएगा? जर्मनी को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? शॉर्ट टर्म लोन दिया जाएगा किसको? जर्मनी को लोन दिया जाएगा। डाउन प्लान थ्योरी के अनुसार ये भी जब ऐसा हुआ तो जर्मनी की स्थिति कुछ तो सुधार हुआ, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं कि नहीं सुधार हुआ, बहुत अच्छा सुधार हुआ। लेकिन समस्या ये हुआ कि थोड़े ही समय के बाद, भाई बताओ, तुम्हारे अपने घर में आग लग जाएगा तो दूसरे का घर पानी बुझाने डालने जाएगा कि अपने घर को बुझाएगा? अपने घर को, ऑफकोर्स अपने घर को। तो यही हुआ, यूएसए क्या कर रहा था? डाउन प्लान थ्योरी के अनुसार जर्मनी को मदद कर रहा था, और अमेरिका का अपना ही शेयर बर्बाद हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं, अमेरिका का शेयर मार्केट क्या है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया? इसका बर्बाद हो गया। जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बर्बाद हो गया, शेयर मार्केट बर्बाद हो गया, जहां पे पैसा लगाया था, कैसे बर्बाद हो गया? मतलब कि इसमें बहुत, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर मार्केट है, और रातों रात लोगों ने अपना सारा शेयर बेच दिया। जब सारा शेयर बेच दिया तो वहां के शेयर का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। जब कम हो गया तो अमेरिका के पास अपना ही पैसा क्या हो गया? कम हो गया। तो जब अपना ही पैसा कम हो गया तो दूसरे को पैसा क्यों देगा? तो बंद कर दिया। अब जिसका मुझे था इंतजार, वो गई दूसरे के साथ फरार। है बाबू, गलती कर रहे हैं। जिसका मुझे था इंतजार वो हो गई दूसरे से फरार। अब क्या कर सकते हैं? कितने है दिल बेकरार, है ना। तो अमेरिका चला गया अपना रास्ता, और जर्मनी हो गया और खस्ता, बर्बाद हो गया। देखिए, उसी समय का फायदा उठा करके
जर्मनी में हिटलर निकल के आया। और हिटलर जब निकल के आया तो वह एक पार्टी से स्टार्ट किया जिसका नाम है जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। और यही आगे जाकर के क्या बन जाता है, नाजी पार्टी। ठीक है, जर्म्स नहीं है, जर्मन्स वर्कर्स पार्टी। ठीक है ना। और ये जर्मन वर्कर्स पार्टी आगे जाकर के नाजी पार्टी के रूप में बन जाता है। इसमें हिटलर शुरुआत में एक मेंबर के रूप में गया और आगे जाकर के इस पार्टी को अपने कंट्रोल में ले लिया। वाह, समझ रहे बात को? मतलब लड़का एक एडमिशन कराया अपने क्लास में, प्रिंसिपल बन गया। वाह, देखो सीना ठोक के बता रहे। वाह, अब देखो थोड़ा सा ठंड रखो, पानी वानी पी लो आराम से, फिर से सुनिए। अब सुनो, अब होता क्या है कि इसी तरह से जब जर्मनी की स्थिति खस्ता चल रही थी, सुनो, जर्मनी की स्थिति जब खस्ता चल रही थी तो वाइमर रिपब्लिक था एक, जर्मनी के पार्लियामेंट को वाइमर रिपब्लिक कहते हैं। जर्मनी के पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, वाइमर रिपब्लिक। और ये वाइमर रिपब्लिक का जो लीडर था वो इनवाइट कर देता है किसको, हिटलर को। काहे लिए, चांसलर के पद पे। चांसलर बहुत बड़ा पोस्ट होता है, हाँ, उसी प्राइम मिनिस्टर के टाइप पोस्ट है, बड़ा पोस्ट है, सबसे बड़ा पोस्ट। और वो अब यही से हिटलर को एक रास्ता मिल जाता है। और हिटलर जैसे ही चांसलर के पोस्ट पर इंट्रोड्यूस होता है, एक कुछ ही समय के बाद पार्लियामेंट में, मतलब कि पार्लियामेंट को क्या बताया अभी, बोले वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक पे हमला, वाइमर रिपब्लिक में आग लग जाती है, पार्लियामेंट में आग लग जाती है और फायर डिग्री में बहुत लोग मारे जाते हैं। और इस वजह से अब केवल अकेला सांड बच जाता है जिसका नाम रहता है हिटलर। और हिटलर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारता है और कहता है कि सारा पावर हमरे में है, भूतो न भविष्य सती इति रावण, न भविष्य में ऐसा हुआ है न ऐसा होगा, वो है मैं हूं हिटलर। 4 फुट का ये लौंडा हिटलर इतना मारा है ना। अच्छा देखो कितना मारा, ये हम लोग लिख देते हैं, कितना मारा। देखिए वो कहता है, एक बुक में लिखा है बाबू कि 6 मिलियन मतलब क्या, 60 लाख ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 60 लाख किसको मारा, ज्यूस को। ठीक है ना। 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख इसने जिप्सीज को मारा। ठीक है। 1 मिलियन पोलिस को मारा। पोलिस सिविलियन मतलब पोलैंड में रहने वाले लोगों को पोलिस को मारा। अब देखिए 70,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 70,000 जर्मन्स को भी मारा, और इतने लोगों को मारने वाला ऑफिशियली डाटा है, ये एनसीईआरटी बुक में लिखा है। कितना होगा बाबू, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 72 लाख लोगों को मारा। 72 लाख 70,000 लोगों को ये ऑफिशियली मारता है एनसीईआरटी बुक में। आप सोचिए कितने लोगों को मारा होगा असली में, रूहें कांप जाती है। अगर आपको असली में इसका असली में देखना है कि कितने लोगों को मारा है, तो एगो शॉर्ट देख लीजिए आपके एनसीईआरटी बुक में, पेज नंबर 63, 64, 65 में दिया है। 65 में दिया है लोगों के जूते और कपड़ों का ढेर। इस जूते और कपड़ों के ढेर से यह पता चलता है
जूते और कपड़ों के ढेर से ये पता चलता है कि कितने लोगों को ये मारता था। और मारने का तरीका, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये मारने के लिए कहीं भी, सुनो, मारने के लिए कहीं भी किलिंग और मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। मारने के लिए इसने कहीं भी किलिंग और मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है। यह कहता है फाइनल सॉल्यूशन। क्या कहता है? फाइनल सॉल्यूशन। यूथेनेशिया। क्या कहता है? यूथेनेशिया, फाइनल सॉल्यूशन। अब देखिए फाइनल यूथेनेशिया क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है? कहता है फाइनल सॉल्यूशन मतलब इसको सीधा पूरा मिटा दो, जड़ से खत्म कर दो। और यूथेनेशिया मतलब दया मृत्यु। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपंग है, चल नहीं पा रहा है, या फिर एक पैर का है, एक हाथ का है, कहते हैं जी के क्या करेगा, ये जी के क्या करेगा, धरती पर बोझ है, खाना खाएगा, खाली खाएगा, ऐसे ही कम अनाज कम है हमारे देश में, खत्म करो इसको, काटो इसको। काटो नहीं, ये ले आता था गैस चेंबर में, और वहां पर गैस छोड़ देता है। मतलब वो गैस नहीं जो तुम लोग क्लास में छोड़ते हो, वो नहीं, उससे भी जहरीला गैस जो हिटलर एक रूम में पैक करता था। पहले कैसे, पहले लोगों को दरवाजे से अंदर ठेलता था, ठूस के अंदर डाल दिया, और फिर वो दरवाजे छत पर से लोगों को टपकाता था। जब पूरा लोगों के ऊपर लोग हो गए तो क्या करता था, एक जहरीला गैस छोड़ देता था, जिससे लोग क्या होते थे, मर जाते थे। नहीं, चलिए देख लेते हैं क्या क्या रह गया है। देखिए जर्मनी, हिटलर जब पहला बार इलेक्शन में खड़ा होता है लड़ने के लिए, तो उसके केवल 2.6% ही वोट मिलता है। हिटलर को कितना वोट मिलता है बाबू? केवल ओनली 2.6% वोट मिलता है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद 1932 में 37% वोट मिलता है। और यह है 1928, 28, 29, 30, 31, 32, केवल 4 सालों में इसे कितना वोट मिल जाता है? 2.6% से बढ़ करके 37%। प्रचार में कितना ताकत होती है, ये बात आपको हिटलर से जाननी चाहिए। देखिए एक और कुछ बातों को याद रखो, बहुत मार पिटाओगे। हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ लिए, जैसे कि अभी कुछ जो टॉपिक बाकी रह गया है उसको जैसे कि हम क्लियर कर लेंगे कि हिटलर बच्चों के अंदर हेट्रेड भावनाएं भरने के लिए उन्हें बचपन से ही ट्रेन करता था। हिटलर बचपन से ही बच्चों को ट्रेन करता था। जब बच्चे थोड़े बड़े होते थे तो उन्हें जंग बॉक्स में भर्ती करता था, फिर उसके बाद नाजी यूथ में भर्ती करता था। इस तरह से उन्हें बच्चों को अंदर वार को ग्लोरीफाई किया जाता था। वार को ग्लोरीफाई मतलब कि युद्ध एक अच्छा चीज है और आपको मौका मिले तो आप युद्ध में जरूर पार्टिसिपेट करें, ये ऐसा बातें उनको दिमाग में डाला जाता था। हिटलर आपके लिए भगवान है, ऐसे ही बातों को डाला जाता था। हिटलर का बात ना माने, ऐसा ना हो, इसलिए ऐसे उनको मोटिवेट किया जाता था। इस तरह से अच्छा एक बात बता रहे हैं, हिटलर जो था ना क्रिश्चियन था। हिटलर क्या था? क्रिश्चियन था। और वह क्रिश्चियन को ज्यूस ने मारा था। एक ज्यूस, यहूदी जिसको कहते हैं, यहूदियों ने जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने मार दिया था, सूली पर टांगा था। इस वजह से भी हिटलर के दिमाग में ये बात था कि ज्यूस जो है हमारे दुश्मन थे। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्यूस कमजोर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ज्यूस क्या थे? कमजोर थे। जो ज्यूस थे बहुत ही लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लेंडर्स थे, बहुत ताकतवर थे, पढ़े लिखे थे, एक्सपर्ट थे। जैसे आज के डेट में जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया ना, मनी लेंडर्स हो गया है ना, बहुत बड़ा पूंजीपति है ना, बिल गेट्स हो गया, जैसे अंबानी है, बिल गेट्स है, अडानी है, टाटा है, ये सारे लोग मतलब कि अच्छा अभी अजीम प्रेमजी जो है, छोड़िए इस बात को। अच्छा ये देखिए अभी भी बहुत सारे यहूदी हैं। अभी जो आपका साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो क्या है?
ज्यूस है। सर न्यूटन। न्यूटन का बात नहीं कर रहे हैं, नहीं। अब देखिए इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि ज्यूस जो थे वो बहुत ही मेहनती, पढ़े लिखे और मेहनती थे और बहुत ही पढ़े लिखे थे, और उन्होंने जनसंख्या को बहुत ही अपने जनसंख्या में उन्होंने ऐसा रिसोर्सेज को अपने कब्जे में कर रखा था। बात समझ में आ रहा है ना? अच्छा, होता है ना कि जिससे हम नफरत कर रहे हैं, जिस धर्म से, जिस जाति से नफरत कर रहे हैं, उसी जाति और उस ईश्वर भी बहुत ही गजब खेल खेलता है। हिटलर को उसी जाति, उसी धर्म की एक लड़की से प्यार था जिसका नाम था युवा ब्राउन। भाई ये तो गड़बड़ है भाई। युवा ब्राउन है ना, युवा ब्राउन नाम की लड़की जो कि ज्यूस थी, जिससे उसको क्या था, हिटलर को प्रेम था। अब बताइए पूरे दुनिया के ज्यूस के पीछे पड़ा था कौन? हिटलर। और अपने ही प्रेम कर रहा था किससे? ज्यूस से। अब देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब जर्मनी हारा, तो युवा ब्राउन से कुछ ही घंटे पहले, कुछ ही समय पहले हिटलर शादी करता है बर्लिन के बंकर में। बर्लिन बंकर में शादी करता है और दोनों सुसाइड कर लेते हैं। और पहले गोबेल्स जो उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था वो सुसाइड करता है, और फिर उसके बाद दोनों पति पत्नी शादी करके सुसाइड कर देते हैं। शादी ही क्यों किया था? कुंवारा न मरूंगी, है ना, कुंवारा नहीं मरना चाहता था, है ना। मतलब यार मतलब बिल्कुल हुआ, पति पत्नी कहला रहा है ना, ऐसे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कहलाते, मरे तो शादी करके मरे, सब तोड़े सब तोड़े। आगे पढ़ेंगे। हिटलर अपने आर्ट ऑफ किलिंग में कहीं भी मर्डर और मास मर्डर जैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। यह यूथेनेसिया का इस्तेमाल किया है, फाइनल सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है। अच्छा, कुछ बातें जैसे घेटोस, एक वर्ड है घेटोस। घेटोस क्या है? घेटोस वो जगह है डिसइंफेक्टेड एरिया। घेटोस आर द डिसइंफेक्टेड एरिया जहां पर वह लोगों को इकट्ठा करता था और एक साथ मारता था। मतलब समझ लीजिए, नहीं समझे? जैसे हम लोग बता दें आपको कि सारे ज्यूस को, जिप्सीज को, हैंडीकैप्ड लोगों को एक जगह पर हम लोग इकट्ठा कर देते थे और उस जगह को एक साथ ले जाते थे हम लोग गैस चैम्बर में, और बकायदा इसने ट्रेन बनाया था ले जाने के लिए। सुन रहे हैं ना? बताना था मुझे। सुनिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर हारा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर कैसे हार गया? इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि देखो ये ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। या पोलैंड पर, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड, ठीक है, और दूर है, ये है जर्मनी और ये है पोलैंड, ठीक है। जर्मनी क्या करता है? पोलैंड पर कब्जा कर लेता है, सेम बराबर सेम कंट्री है। और इधर है आपका इंग्लैंड, ठीक है, और ये है आपका रशिया। और मान लो ये जब चूंकि जर्मनी यहां तक आ गया तो हम पूरा जर्मनी मान लेते हैं, तो ये जर्मनी हो गया। और जर्मनी क्या करता है? रशिया पर हमला कर देता है। रशिया आज यहाँ पर रशिया है, लेकिन इसी का जो टुकड़ा भाग है, जो 15 भागों में टूटा था ना, रशिया कितने भागों में टूटा था? 15 भागों में टूटा था। जैसे मोल्डोवा, बेलारूस, यूक्रेन, ये सारा कंट्री मतलब यहाँ तक रशिया है। रशिया ये पूरा रशिया हो गया। अब जर्मनी और रशिया में लड़ाई हो रहा है। बात समझ में आया ना? पहले किससे लड़ाई हो रहा था? देखिए इंग्लैंड से। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो रहा है। ये देखिए इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो रहा है। यहाँ देखिए इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। और यहां पर यह रशिया पर भी हमला कर लेता है। वाह! अब एक तरफ यह दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है। अब देखिए और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहले तो ये जर्मनी हुआ, और हमको इस पोलैंड पर कब्जा करने के लिए हमको अपना सैनिक को कहां भेजना पड़ेगा? पोलैंड में। तो हम अपने सैनिक को कहां भेज दिए? पोलैंड पर, पोलैंड में भेज दिए। और फिर हम क्या किए? जब पोलैंड को जीत लिए तो हम मैंने इसको कहते हैं पगलाई में, ओवर कॉन्फिडेंस में हम हमला कर देते हैं रशिया पर। और रशिया के सैनिकों ने एक बहुत बढ़िया चाल खेला। वो पीछे हटते गए और जर्मनी के सैनिकों को लगा कि हम तो बस अब तो मेरे जीत हो रही है, और पीछे हटते गया और जितना भी संसाधन था उसको बर्बाद करते गया, डिस्ट्रॉय करते गया। और इन लोगों को लगा कि पीछे हट रहा है। वो लोग भूख से, जर्मनी के सैनिक भूख से, ठंडी से मारे जाते हैं। तो ज्यादातर सैनिक कहां चले जाते हैं? रशिया के अपर पार्ट में, साइबेरिया के क्षेत्र में, और इधर इंग्लैंड इनको मारता है। देखिए आगे से इनको रशिया वाला
कूट दिया और इनको पीछे से इंग्लैंड वाला कूट दिया। बच इनके पास कुछ नहीं गया, बर्लिन के बंकर में अपनी कन्या के साथ सुसाइड कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? और भी आप लोग टॉपिक देखिए, जहां से जो डाउट हो जाता है वो पूछ लीजिए। एक बार टॉपिक देखिए, जहां से कोई डाउट है तो क्लियर पूछिए। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो जगह है जहां पर यातना गृह, जहां पर लोगों को रखा जाता था चार दीवारी में, उन्हें मारने के लिए, गैस चैम्बर में ले जाने के लिए। हिटलर ने एक नारा दिया था, वन पीपुल वन एम्पायर वन नेशन का। एक व्यक्ति, एक राजा, एक ही नेता रहेगा पूरे क्षेत्र में। और उसी समय यह चलिए आगे पूछिए। पूछिए। ज्यूस का वो था, उसका कास्ट ज्यूस था। हिटलर का कास्ट ज्यूस नहीं था। हिटलर जो था वो क्रिश्चियन था, इस वजह से वह ज्यूस से नफरत करता था, क्योंकि ज्यूस जो थे वो क्रिश्चियन के गुरु मतलब कि जीसस क्राइस्ट को उन्होंने सूली पे चढ़ाया था। तो सर बदमाशी नहीं करो। सर ज्यूस के कास्ट की लड़की से क्यों शादी किया? अरे यार प्यार पूछ के करेंगे क्या कि तुम कौन, क्या नाम है तो सर तुम्हारा? मार के क्यों जाते? प्यार तो होता है, पूछ थोड़ी करेंगे कि है बताओ तुम ज्यूस हो गए, जिप्सीज हो गई, क्या हो गया तो हो गया। प्यार अंधा होता है। सुने नहीं फिल्म में प्यार अंधा होता है? हाँ। सर तो जैसे नॉर्डिक आइलैंड को वो ज्यादा कैपेबल समझता था, लेकिन वो खुद नॉर्डिक आइलैंड नहीं था, तो ऐसा क्या स्पेशल था उन लोग में? ब्लू आइज और ब्राउन है नहीं, वो खुद को नॉर्डिक आइलैंड मानता था। सर तो उसमें वो क्वालिटीज तो नहीं था ना, जैसे ब्राउन है और ब्लू आइज। देखिए ऐसा संभव नहीं है कि हर व्यक्ति का ब्राउन हेयर हो जाए और ब्लू आईज हो जाए, लेकिन रेशियल टेस्टर उसको यह पहचान कराते थे कि हाँ यह नॉर्डिक आर्यन है कि नहीं है। तो वो डीएनए से टेस्ट डीएनए से टेस्ट नहीं, डीएनए उस समय कहा था, उस समय उसके नेचर और कैरेक्टर और बिहेवियर से पहचान करवाता था। सर बिहेवियर कैसा होता होगा? अब देखिए रेशियल टेस्टर जो थे उनको पहचान करते थे कि हाँ ये वास्तव में नॉर्डिक आर्यन है या नहीं है ना। अब उनको अब चेक करने का अलग अलग तरीका हो सकता है ना। और पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल से कोई कमी नहीं। खोजिए, क्वेश्चन खोजिए, तब तक मैं भी देख रहा हूँ कोई टॉपिक रह गया तो। हंसना नहीं है। पूछो क्वेश्चन पूछिए। देखिए आर्टिकल 48 आता है, यहाँ पे देखो छूट गया टॉपिक। आर्टिकल 48 क्या है? यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 48 विच गिव्स द प्रेसिडेंट टू द पावर ऑफ इम्पोज इमरजेंसी एंड सिविल राइट डिक्रीज। कहता है आर्टिकल 48 जो है जर्मनी में, यह प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो क्या कर सकता है, सभी लोगों के फंडामेंटल राइट्स को डिसबैंड कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? और ये आर्टिकल 48 का इस्तेमाल इसने किया। कौन? हिटलर। मेरे हिसाब से अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, और आपको अगर डाउट है तो 5 मिनट का समय दे रहे हैं। जितना डिस्कशन है डाउट से वो पूछ लीजिए। नहीं अभी रुक जाइए, और भी सवाल पूछिए। देखिए बुक लीजिए, जिसको डाउट है पूछो, शक नहीं करना है। कोई दिक्कत है तो पूछिए फटाफट। हिटलर एक क्रूर व्यक्ति था, इसमें कोई डाउट नहीं था। उसने जो किया अच्छा नहीं किया। एक सवाल मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। एक सवाल, पहले वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी हारा था। यहां से बेहतर क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी जर्मनी हारा था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भी जर्मनी हारा था, दोनों में हार गया। लेकिन फर्स्ट वॉर में इस पर वॉर पेनाल्टी लगाया गया था, है ना। इस पर हम लोग वॉर गिल्ड्स लगाए थे, तभी ना उसका रूर छीन लिए, इतना पैसा ले लिए, उसका सुडेंटेड लैंड ले लिए, उसका वही बहुत सारी जगह को छीन लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ऐसा नहीं किया गया। क्यों? वाई? ऐसा बताइए। सर क्योंकि
वो लोग नहीं चाहते थे कि वापस से किसी और हिटलर का जन्म। बिल्कुल, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो जर्मनी पर हार्श ट्रीटी साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, इस हार्श ट्रीटी का वजह से ही जर्मनी की कंडीशन खराब हुई, और इस जर्मनी के कंडीशन के खराब होने की वजह से ही हिटलर का क्या हुआ, उदय हुआ। और फिर से अगर हम लोग जर्मनी में वर्ल्ड वॉर सेकेंड में के बाद जब जर्मनी पर हार्श ट्रीटी साइन करवाएंगे तो संभावना है कि अब की बार हिटलर से भी ज्यादा खराब आदमी निकल सकता है, और इस वजह से केवल 11 लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता है। नहीं, देख लीजिए बुक में कितने लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, 11 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मुझे जहां तक याद है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा दिया जाता है ना, और कुछ थोड़ा सा केवल वार पेनल्टी तो लगाया ही नहीं जाता है। तो इसके कंपेयर में इन्होंने जो वॉर किया था, इन ह्यूमन वॉर किया था, लोगों को नस्ल के आधार पर मार दीजिए, रूप रंग के आधार पर मार दीजिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, जो काम नहीं कर सकते उनको मार दीजिए। तो ये बड़ा अमानवीय व्यवहार है, समझ रहे हैं ना आप लोगों को। तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया। अभी भी अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर सर। हाँ बोलिए। तो हिटलर तो बोल रहा था कि हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। बिल्कुल आगे ले जाएंगे। तो उन तो सर वो मारा क्यों उतने लोगों को? देखिए बिल्कुल, वो उसका कहने का मतलब ये है कि हम उन लोगों को क्यों खाना देंगे जो खाना कमाने के काबिल नहीं है। उसके हिसाब से हम तुम्हारे दादाजी को क्यों खाना खिलाएंगे, क्योंकि वो कमा नहीं रहे। उस अपाहिज भाई या बहन को क्यों खिलाएंगे, क्योंकि वो कमा नहीं सकते हैं। वो तो बोझ है हमारे देश पर। जो कमा नहीं सकता है, जो कर नहीं सकता है, उसको हम क्यों पालेंगे भाई, पोसेंगे। उसको खत्म कर दीजिए, तभी ना देश की जनसंख्या। देखो दो स्थिति में पैसा बचाया जा सकता है। एक स्थिति में जब सुनिए, एक स्थिति में जब पैसा ज्यादा कमाइए और एक स्थिति में पैसा को कम खर्च करिए। हिटलर ने सेकंड वाली स्थिति को चुना, लोगों को कम कर दिया। लोगों को क्या कर दिया, कम कर दिया। ज्यूस को तो देखना नहीं चाहता था, ज्यूस जहां दिखते थे उसको खत्म। 70,000 जर्मन्स को इसलिए मारा क्योंकि वो जर्मन्स हैंडीकैप्ड थे, ठीक है ना। और कुछ जंग वॉल्स एक ऐसा जगह है जहां पर लोग बच्चों को ट्रेन किया जाता था युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए। समझ में आ रहा है ना। उनके किताबों में यह मोटिवेशन दिया गया था कि हाँ हिटलर को भगवान की तरह मानिए। उनकी किताबों में जैसे हम लोग किताबें पढ़ते हैं ना, गुड हैबिट, उन गुड हैबिट में हिटलर का नाम था कि हाँ मानना है हमें, हिटलर को बढ़िया मानना है। हिटलर जो बोल दे एकदम, हिटलर के लिए काम करना मतलब कि भगवान की जिंदगी स्वर्ग हो गई। हिटलर एक चैप्टर था, हो सकता है एक बुक ही हो, एक सब्जेक्ट था हिटलर। उन लोगों को हिटलर को उनको प्रमोट करना था। कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी, जीवन में एक बात याद रखिएगा, कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो वो सबसे पहले जो आपका किताबें हैं उसको मैनिपुलेट करेंगी, उसको चेंज करेंगे। और उसमें वो क्या करेंगी, वो करेंगी कि अपने अनुसार बातों को लिखवाएंगे और वह सेंसरशिप लगाएंगे। अच्छा, हिटलर के सामने सेंसरशिप लगाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि भाई उनको छोड़ता ही नहीं था। अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग क्या पढ़े, सेंसरशिप लगाया गया, इसलिए सेंसरशिप लगाया गया क्योंकि राजा हत्या नहीं करता था, राजा आपको जेल में डालता था। और लोग यहाँ से कहानियां किताबों में लिख देते थे, कविताएं लिख देते थे कि राजा ये इतना दुष्ट राजा है। हिटलर के सामने इसने लिखने की औकात ही नहीं थी। एक राजा है, एक लास्ट में बुक के लास्ट में आपका कुछ है जो कि क्लास 10th में पढ़ना है, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, यंग गर्ल नाम का कुछ है। वो पता चलता है कि कितना बुरा तरीके से ट्रीट करता था हिटलर। और बोलिए सर, बोलिए। जिस बंकर में वो अपना सुसाइड किया था उसका नाम? बर्लिन बंकर। बर्लिन एक शहर का नाम है। पूछिए, रुक से सवाल, सेशन चलने दीजिए सवाल का। बर्लिन का बंकर था, उसी में सुसाइड किया था अपनी गर्लफ्रेंड मतलब पत्नी के साथ। तो सर इतना बड़ा इम्पैक्ट किया था तब भी उसको सुसाइड करने देखिए, का क्या नतीजा हो गया? देखिए हिटलर जानता था कि हम अगर जीत जाए, हम अगर पकड़े जाएंगे। सवाल पूछने से कोई संकोच नहीं है, जितना सवाल आ रहा है उतना पूछिए।
वो जानता था कि अगर हम हार जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। इसी वजह से ना हेलमुथ के बाप भी अपने आप को गोली मार लेता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो भाई हम जैसे तड़पा के मारे हैं लोगों को, हमको भी वैसा ही मारा जाएगा। इसी वजह से ना हिटलर का जो सपोर्टर था हेलमुथ का बाप अपने आप को गोली मार देता है कि हमसे उतना दर्द बर्दाश्त नहीं होगा। तो हिटलर भी तो वही समझता था, उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोबेल्स वो भी अपने आप को यही समझता था कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा और हम मर जाएंगे, लेकिन इतना हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि भैया हम जितना दर्द दिए हैं उतना हम दर्द सहें। तो बर्लिन बंकर के बारे में तो लोगों को कैसे पता चला कि वो मर गए? बर्लिन का बंकर एक घर थोड़ी था, एक बंकर था सुरंग टाइप का, जहां पे हिटलर अपने फैमिली और अपने मिनिस्टर्स के साथ रहता था। तो आज भी वहां पे बंकर है। बंकर मतलब जमीन के अंदर बनाया गया एक सुरंग नुमा एक जगह जहां पे बम का असर कम हो। लेकिन भैया बम का असर कम होगा ना, लोग तो आपको खोज ढूंढ निकालेंगे वहां से। तो जब आपका पूरा सैनिक, पूरा क्षेत्र, पूरा नाजी, पूरा पार्टी हार गया तो आप तो पकड़े ही जाओगे। आप पकड़े जाओगे तो आपको प्यार थोड़ी किया जाएगा। लोगों को पता कब चला कि हिटलर मर गया? उसके मरने के बाद उसको, हालांकि ये बात की सच्चाई अभी तक ये प्रूफ नहीं हो पाई है। ऐसे ही सवाल पूछोगे और बताने का हमको मौका मिलेगा ना। तो ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाई कि हिटलर का डेड बॉडी किसी ने नहीं देखा। हिटलर की डेड बॉडी किसी ने नहीं देखा। अगर मान लो हिटलर की डेड बॉडी मिल जाता और उसको हम, हालांकि ये इतिहास में दफन है, कुछ बातों को इतिहास में दफन कर दिया जाता है। जैसे यूएसए ने एबटाबाद से पकड़ा, उसको क्या नाम था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला किया था, नीरव मोदी। अरे भाई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हमला किया था जिसका नाम था उसामा बिन लादेन, एबटाबाद से पकड़ा। तो एबटाबाद से पकड़ करके उसको समुद्र में ही कहीं उसको दफन कर दिया। समुद्र मतलब कि खत्म, यूएसए ने उधर ही उसको खत्म कर दिया। नहीं तो अगर मान लीजिए कि यूएसए अपने साथ उसके बॉडी को ले जाता, अब तो संभावना थी कि आने वाले समय में आतंकवादी हमला करके या बोले कि मेरे उसका बॉडी दो, या फिर उसके बॉडी पर कुछ और काम करता। इसलिए हिटलर के साथ भी ऐसा ही किया गया, उसके बॉडी को नष्ट कर दिया गया होगा और बोला गया उसका बॉडी नहीं पता चला, या फिर पता भी चला होगा तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। क्या पता आने वाले समय में हिटलर को पूजा करने वाले लोग उसका मूर्ति बना ले और उसको बोले जय हिटलर बाबा की जय। तुम लोग ऐसे लोग आगे जय अनुपम सर बोले, आगे बोले। सर, तो जैसे कि हिटलर जब मर गया तो उसके बाद जो कंट्रीज जर्मनी पे वो कर ली थी, वो मतलब क्या, कब्जा कर ली थी, उसके बाद जर्मनी डेमोक्रेटिक कैसे बना? देखिए हिटलर, देखो क्या नाम, ये एक लंबी प्रक्रिया है। जर्मनी में भी एक भाग बना दिया गया, एक डिवीजन कर दिया गया और एक वॉल बना दिया गया, दीवार बना दिया गया था। उस दीवार को फिर लोगों ने आपस में मिल करके हटाया, गिराया और फिर जाकर के डेमोक्रेसी की स्थापना हुई वहां पे। आगे और कोई डाउट? सो इसमें क्या बोला कि ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम। हाँ, ऑर्डिनरी पीपल, जो सामान्य लोग थे वो ये जानते थे कि जो हिटलर है ना, सामान्य लोग ये जानते थे कि ज्यूस जो है वो, उनका नाक जो है छुछंदर की तरह, चूहे की तरह नुकीला होगा, दांत निकला होगा, ऐसे मुंह बनाए होंगे, जैसे हम लोग के फिल्मों में, हम लोग के टीवी में दिखाया जाता है कि जो राक्षस होंगे उनका दांत ऐसे निकला होगा, भाला लिए होंगे। लेकिन असल में भगवान जो होंगे वो स्लिम बॉडी को होंगे और राक्षस मोटे बॉडी को होंगे, ऐसे नहीं दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो थे, लोगों के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि ज्यूस जो थे ऐसे होंगे, लेकिन सच्चाई ये बिल्कुल भी नहीं थी। लोग ये थे जो ये मान चुके थे कि ज्यूस ऐसे होंगे। इसी पर इन्होंने एक किताब लिखा था, थोड़ा सा बैठिए। उन्होंने एक किताब लिखा गया था, एक फिल्म है इटर्नल ज्यूस। क्या नाम है? इटर्नल ज्यूस। एक मूवी है इटर्नल ज्यूस। उसमें बताया गया था कि हिटलर जो है वो कितना, मतलब कि ज्यूस जो है वो अपने आप को ये मान चुके थे कि हम इसी लायक हैं। जैसे कैसे महिला लोग ये मान चुकी है कि हम घर पे खाना बनाना चाहिए, हमको पति को बाहर काम करना चाहिए। रात होते ही मम्मी खाना बनाना शुरू कर देती हैं, पापा घर बाहर से घूम कर आते हैं चाउमीन चाट खोला खा करके। तो ये क्या मान रही है मम्मी? हालांकि हमारे समाज की 90% महिलाएं ये मान चुकी है कि खाना बनाने का काम किसका है? महिलाओं का है। उसी तरह पुरुष वर्ग बाहर काम करेंगे, महिला वर्ग घर में काम करेंगे।
लेकिन सच्चाई ये है कि काम करने का कोई लिमिट नहीं है, सब लोग खाना बना सकता है, सब लोग बाहर घूम सकता है। लेकिन उसी तरह से ज्यूस ये मान चुके थे कि हमारे साथ जो हो रहा है हम इसी को डिजर्व करते हैं, क्योंकि किताबों में भी वही लिखा जाता था। अरे जो इंटेलेक्चुअल्स, जो टीचर्स थे, उनको भी बाहर भगा दिया जाता था, उनको भी मार दिया जाता था। मतलब स्कूल में ज्यूस टीचर भी नहीं होंगे, ज्यूस बच्चे भी नहीं होंगे। अब पूछिए। सर ज्यूस का एक सेपरेट कंट्री बना था, उसका नाम क्या था? इजराइल जो है वो ज्यूस का एक सेपरेट कंट्री का मतलब जब वहां से जो लोगों को ज्यूस को भगाया गया, जब हिटलर ने ज्यूस को भगाया गया, वो तो पकड़ के मार रहा था, और कुछ लोग भागे वहां से। जो भागे तो उन लोग आकर के यहाँ पर आपको इजराइल नाम का एक कंट्री बनाया, और जो कि आज देखिए बेंजामिन नेतन्याहू पहले था ना वहां का, इजराइल का प्रधानमंत्री। खैर छोड़िए, मुझे भी ध्यान नहीं है। हाँ बोलिए, कोई सवाल पूछिए। जब ज्यूस को सब भगा दिया जैसे, तो उसको ऐसा करने में क्या मिला होगा? क्या समझ में नहीं आ रहा है? मतलब कि जैसे सर ये सब कुछ जो ये सब है ना, जितने लोग उसको भगा है, भगा नहीं, मारे। हाँ, वो मारे। सीधा बोला कि वो तो चाहता था कि मेरे देश पे केवल वही लोग रहे जो नॉर्डिक आर्यन हो, जो डिजर्व करते हो। नॉन डिजर्व लोगों के लिए वो नहीं चाहता था कि ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि वो पसंद नहीं करता था, ऐसा इसलिए क्योंकि वो हिटलर था, नहीं पसंद करता था किसी को। महात्मा गांधी हिटलर के बारे में क्या वो उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे करिएगा तो काम नहीं चलेगा, सब लोग मिलजुल कर सही रहिए। में। लेकिन सच है। गांधी जी जाके पर्सनली मिलकर बताते तो घर पता चलता है गांधी जी भाई नहीं चिट्ठी लिखे थे, चिट्ठी। चलिए मिलते तो हैं। सुभाष चंद्र बोस भी मिले थे।